अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरहान अहमद है। ऑनलाइन लेक्चर्स में हमारा चैप्टर नंबर 17 फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमारे बेटा 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर 3 हमारे 2 पार्ट पर मुश्तमिल था, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, चूँकि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस वाला टॉपिक काफ़ी लेंथी था, इस वजह से उसके 2 पार्ट बना दिए थे मैंने। मज़ीद इस चैप्टर के जो स्कोप है और इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर्स आप ले रही हैं इनको डेली बेसिस के साथ आप मतलब प्रीवियस लेक्चर्स को भी कुछ ना कुछ देखा करें, ना सिर्फ फिजिक्स के, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का जो अमली इखलाक है, कंप्यूटर का जो रोल है हमारी डेली लाइफ में वो किस किस फील्ड में है, और उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो पर्पज़ है वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजमेंट, आज इसको क्लियर करना है। और इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड हमारे 2 टॉपिक होंगे, वेब ब्राउजिंग और ईमेल। वेब ब्राउजिंग क्या होती है, ईमेल क्या होती है, ठीक है, और इनके फ़ायदे क्या हैं, ये सारे आज हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह जाएगा। मज़ीद बेटा मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये वो वाहिद चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 पॉसिबल हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं है, कोई ख़ास आपको कॉन्सेप्ट की डिलीवरेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जस्ट वो एक सेल्फ रीडिंग है, आप उन टॉपिक का मुताला कीजिएगा, जैसे कि टेलीफोन है, मोटरफोन है, फैक्स मशीन है। ठीक है, फैक्स मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप किसी भी किस्म के डाटा को टाइप करते हैं और जो आप वर्ड जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे होते हैं टाइप करते हुए, वो एक ख़ास किस्म के कोड के ज़रिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रिकल वायर में से होती हुई डेस्टिनेशन तक पहुँचती है और वहाँ पर एग्जैक्ट वही डाटा वही डायग्राम आपको मैसर आती है। ठीक है, तो ये जितने भी बीच में टॉपिक आए थे, ठीक है, इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर भी है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बताता चलूँ, ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो क्लियर किया जाता है चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर आपके टेक्स्ट बुक में 2 दफ़ा आया हुआ है, तो आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डाटा उसमें लाइट की सूरत में ट्रैवल हो रहा होता है, कुछ कंडीशंस हैं उसमें, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस बताते खुद क्या है, तो वो जब हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता दूँगा। तो जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाए हैं, जो क्लियर किए हैं, मतलब 5 लेक्चर जो हमारे होंगे, these are the most important topic for a long question. ठीक है, आप इन्हीं को लेके चलिए। टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर आप स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जी, कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन्स के बाद हम आज का जो कंप्यूटर देख रहे हैं, ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है, जो लेटेस्ट जनरेशन कहला रही है, बेटा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में शायद ही कोई एक ऐसी फील्ड हो, एक ऐसा रूप हो जहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते। कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग मशीन होने के बावजूद हमने इसको हमेशा पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की कर रही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। आपको रिक्वायर्ड डाटा ज़्यादा चाहिए, इस तरीक़ेकार से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत लेटेस्ट चाहिए, इसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो। तो इन तमाम खसूसियात के हामिल कंप्यूटर को हम अपनी डेली लाइफ में एक ग्लोबली बहुत ज़्यादा और ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी मेजर फील्ड्स हैं? ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स में डाटा स्टोरिंग होती है और उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग चलती है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग फील्ड में इसका रोल बहुत अहम है। एजुकेशनल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट आईसीएस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट लिया। ठीक है, और इसके ऊपर अभी आगे रिसर्च इनकी चलती रहेगी, स्टडी चलती रहेगी, और इससे रिलेटेड आपकी जो एजुकेशनल फील्ड में मतलब इसकी जो जनरल नॉलेज हो गया, और इसके बाद मज़ीद इससे और भी कई स्कोप बनते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया, इस तरीके से हार्डवेयर इंजीनियरिंग आ गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है, जिस मैंने वो आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे लिख दी है।
कमर्शियल ऑफिस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है, ठीक है। आप मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस देख लें, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लाजमी नजर आएगा ताकि वो एक रिक्वायर्ड किस्म के प्रोसेस को, ये टास्क को सरअंजाम दें। फिर इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लाइब्रेरीज एंड जर्नल्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएँ आप, मुख्तलिफ किस्म के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डीप स्टोर देख लें अगर आप मान लो, या फिर मुख्तलिफ किस्म की आप बेकरीज देख लें, या अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर चले जाएँ तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक सिस्टम नज़र आता है जिसमें उस पूरे के पूरे बिजनेस की, उस पूरे के पूरे स्टोर की तमाम तरह इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और एक ख़ास किस्म के जो है सॉफ्टवेयर से उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लाइब्रेरीज में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप सोचेंगे लाइब्रेरीज में एक कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली लाइब्रेरीज में जो मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, उनकी तमाम तर जो हिस्ट्री है और उनके मुतालिक जो एक कंटेंट बनता है, जो अरेंजमेंट बनती है, जो बिब्लियोग्राफी बनती है, ठीक है, ये तमाम तर डाटा एक कंप्यूटर में महफूज होता है। लाइब्रेरियन अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर उन तमाम बुक्स की, उन तमाम नॉवेल्स की और तमाम नोट्स की प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाते हैं अल्फाबेटिकल, ठीक है, जिसका जिक्र आगे डाटा मैनेजमेंट में भी आएगा। जी, जर्नलिज्म के अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जर्नलिस्ट जो हैं किस्म के जो हम देखते हैं आपकी मीडिया के ऊपर, तो मीडिया में भी और ये मैस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो फील्ड है उसके अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बहुत ही बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए, असल मसला ये है कि हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि अगर हमसे कभी कोई पूछे तो हम उसको बता ही ना सकें। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि आप उसको बताएंगे कि कंप्यूटर किन किन फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो मेजर आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पे 8 जो फील्ड्स लिख दिए हैं, यहाँ पर इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग अपने नाम से ही जाहिर है। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टम है कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एनिमेशंस बनाते हैं, या वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारा का सारा वर्ड प्रोसेसिंग में ही आ जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐप और मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जैसे चंद एक मैंने व्हाइट बोर्ड लिख दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेटा ये इस सॉफ्टवेयर से आप लोग बहुत ज़्यादा आशना होंगे, ठीक है, आपको पता होगा ये क्या है। छोटी क्लास में शायद आपने इसके ऊपर ड्राइंग का एक काम किया होगा, ठीक है। आप क्या करते थे, वर्ड पैड या ड्राइंग जो है ना ऑप्शन को ओपन करते थे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को ड्रॉ करते थे, मुख्तलिफ डिज़ाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मुख्तलिफ किस्म के डाटा को, कंटेंट को लिख सकते हैं, प्रॉपर्ली टाइप कर सकते हैं, उसके जो है ना प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से अगर ऑलरेडी कुछ डाटा रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद है तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस डाटा को ख़त्म करके उसकी जगह न्यू डाटा भी ला सकते हैं, मतलब आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, तरामीम भी हो सकती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक वक्त तक ये ख्याल किया जाता था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो टूट नहीं सकता। एटम मौत से निकला है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है, सब डिवाइडेड, मतलब टूट नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, गोल्डस्टाइन और विलियम क्रूक्स और इस तरीके के और साइंसदान हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। इन्होंने बताया कि एक एटम का सेंट्रल पार्ट भी एक है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर पूरे के पूरे एटम का मैस कहलाता है, ठीक है, जिसको एटॉमिक मैस कहते हैं आप। तो जो ये स्टेटमेंट थी कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी ब्रेक, ठीक है, तो वो टूट नहीं सकता। तो इस लाइन को प्रॉपरली ख़त्म किया गया और अमेंडमेंट की गई कि पहले ये तस्वुर किया जाता था कि ये टूट नहीं सकता, लेकिन बाद में अब ये जो नया जो कॉन्सेप्ट था, जो न्यू थ्योरी थी, इसको प्रॉपरली अमेंडमेंट के ज़रिए ही वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल के अंदर भी आप उसको सेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं अमेंडमेंट, तरमीम करना। पहले से कुछ लिखा हुआ उसको ठीक करना, मतलब अगर आपके पास एक टॉपिक है, आपने एक ऐसे लिखा हुआ है और आप कहते हैं कि नहीं ये पैराग्राफ यहाँ सेट नहीं होता, यहाँ ठीक है, ठीक है, तो वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर आप डाटा को ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लाइंस लगा सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अपना पेज कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप यूज़, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं,
लाइन अंडरलाइन या विदाउट अंडरलाइन डाटा लिख सकते हैं, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के जो वहाँ पे मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल जो आपके पास डायग्राम्स हैं आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। मज़ीद आप पेज साइज चेंज कर सकते हैं। आप अपने डाटा को मुख्तलिफ स्टाइल में भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये तमाम काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही बुनियादी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको भी मैं कहूँ कि बेटा आपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करके लेकर आना है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर टाइप करेंगे और प्रेजेंटेशन की सूरत में आप उसको फिर आ जाता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड ही है, कुछ मिलता जुलता है। सिर्फ यहाँ पर ये कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो आपको आजकल आपके टेलीविजन पर जो इश्तिहारात नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो एक ख़ास किस्म के उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं, टिकट्स चल रही होती हैं, बेटा ये तमाम काम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर ही किया जाता है। यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रोल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको एक्सेल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो तीन जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर बताए हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते रहें, इसको देखते रहें कि आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन से क्या होता है, इस फंक्शन से क्या होता है। हाईलाइट का पता होना चाहिए, कट पेस्ट का पता होना चाहिए, आपको कमांड्स का पता होना चाहिए। तो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस है, जो आपकी जो टेक्निकल जो आपकी हैबिट है वो आपकी से क्लियर होगी। जी, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स बनाई जाती हैं। आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला लगाते हैं, कमांड आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं और हर स्टूडेंट जो है वो ट्रिप पे जाने के लिए या हर स्टूडेंट जो है वो किसी एक फेयरवेल के लिए इतने अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, तो आप एक ख़ास किस्म का फार्मूला वहाँ लगाकर आप उसको सेट कर सकते हैं। आपको मैनुअल वर्क ज़्यादा करना नहीं पड़ता, इसे भी सीखना पड़ता है प्रॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो इकोनॉमिक्स फील्ड है, जो फाइनेंशियल जो हमारा एक टाइमलाइन बनती है बेटा, उसके अंदर एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर और मुख्तलिफ किस्म की जो एनिमेशन हैं, ठीक है, उसको सेट करने के लिए, उसे प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के जो आप वीडियोज़ बनाते हैं जो स्टिल वीडियो कहलाती है, ठीक है, उसमें इसका बहुत रोल है। ऑटोकैड, ऑरिकल और ये प्रिमावेरा, ये बेटा प्योर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ऑरिकल थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ऑटोकैड और प्रिमावेरा प्योर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें इलेक्ट्रिकल भी आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग भी आ जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है। तो ये तीनों किस्म से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। ऑटोकैड में ये होता है कि आप लेआउट ड्रॉ करते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग्स बनाते हैं, 2 डायमेंशनल ड्राइंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेके चलेंगे जो कि लेटेस्ट जनरेशन में चल रहा है, तो आपको 3D मतलब 3 डायमेंशनल व्यू भी आपको ऑटोकैड में मिल सकता है। इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस भी बनाते रहते हैं उस किस्म के प्लॉटर के ऊपर, ठीक है, तो वो डिज़ाइन जो है वो ऑटोकैड के ज़रिए भी बनता है। ऑरिकल एक मैनेजमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत टफ किस्म का एक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम देखिए एक ख़ास किस्म के बिजनेस सेंटर के अंदर, ठीक है, जो वहाँ पर इसका जो रोल होगा वो उससे रिलेटेड ही कहना कुछ भी होगा। फॉर एग्जांपल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर में जो अरेंजमेंट होगी, जो आपको व्यू नज़र आएगा, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिमावेरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, प्योर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉफ्टवेयर मैंने खुद भी इसके ऊपर काम किया है अपनी इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, इसको मैंने सीखा भी है। प्रिमावेरा के अंदर ये होता है कि आपका जो एक एग्जीक्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो किन स्टेजेस पर मुश्तमिल है, उन तमाम स्टेज को आपने सेट करना होता है, ड्यूटी साइन करनी होती है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जितने भी आपके जो प्रोसेस हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, टास्क है, उसको एक ख़ास किस्म के लाइन के साथ आपने जोड़ना होता है। मतलब आपने उसको आप ख्याल करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 100 डेज़ में कंप्लीट होगा, तो वो 100 डेज़ के लिए क्या ग्राफ बनेगा। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक वक्त पता चलता है कि अब क्या आया कि ये तमाम काम आपके प्लान के लिहाज से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो
तो जो आपका माइंड है, जो आपने सोचा हुआ है और जो हो रहा है, उसके दरमियान में जो एक पैरेलल जो प्रोसेस चलता रहता है वो प्रिमावेरा के जरिए ही होता है। तो सिर्फ इसके आपको जो है ना वर्जन्स मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैनेजर एक नेचर रखते हैं, बिहेवियर रखना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के अंदर एक मैनेजर और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो इनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग करते हैं। तो ये है बेटा जी वर्ड प्रोसेसिंग का काम। आप टॉपिक को रीड कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं। टॉपिक बहुत आसान है। आपका ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग ही पूछा जा सकता है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होती है? देखिए, डाटा को स्टोर करना। आपके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपने उसको एक खास मकसद के लिए स्टोर करना है, स्पेसिफिक फाइल बनानी है और उस फाइल को एक लिंक फाइल के साथ रखना है आपने। सब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरा लैपटॉप ओपन करें तो आपको उसमें मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स मिलेंगी। मतलब उसमें एक ही जगह पर रैंडमली फिजिक्स के भी नोट्स पड़े होंगे, टेस्ट भी पड़े होंगे, 9th के भी 10th के भी, ठीक है। इस तरीके का हो सकता है केमिस्ट्री का कुछ मटीरियल पड़ा हो वहाँ पे। इस तरीके का हो सकता है कि बोर्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो भी हो सकता है वहाँ पड़ी। तो वो बहुत ही एक स्कैटर्ड किस्म की फाइल है। तो इसमें डाटा मैनेजमेंट क्या होगा? इसमें डाटा मैनेजमेंट ये होगा कि 2 मेजर फोल्डर बनेंगे, एक बनेगा 9th फिजिक्स और एक बनेगा 10th फिजिक्स। अब 9th फिजिक्स के अंदर भी एक फाइल बन जाएगी टेस्ट, नोट्स, असाइनमेंट्स। मतलब ये आपके साथ एक ग्रुप बनता जाएगा, एक की बनती जाएगी। तो डाटा को जहाँ चाहिए वहीं रखना, इसे हम कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जब कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, जैसे मैं अब आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं तो रैंडमली फाइल रख लेता हूँ, लेकिन मुझे तो पता होता है। लेकिन अगर मैं किसी और शख्स को कहूँ कि जी फलानी जगह पे फलानी ड्राइव पे जाकर आपने मेरे लैपटॉप में से एक टेस्ट निकाल के देना है, तो वो बेचारा ढूंढता ही रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुझे ही पता होता है कि मैंने उसको कैसे सेट किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो मकसद ये होता है कि जब आपने उन फाइल को बेटा यूज़ करना है, उस तमाम इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, आपने लेकर किसी और को बताना है, तो जो आपको डाटा चाहिए होगा वो तमाम तर आपको डिटेल के साथ डिलीवर होगा। डाटा मैनेजमेंट का जो रोल है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी लाइब्रेरी की मिसाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो लाइब्रेरी में डाटा मैनेजमेंट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि एक लाइब्रेरी में मुख्तलिफ बुक्स पड़ी होती हैं, जिनके जो टॉपिक, उनके ऑथर्स और उनके जो टाइटल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइब्रेरी का विजिट करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। इस्लामिक बुक्स भी मिलेंगी आपको हिस्टोरिकल भी मिलेंगी, आपको नॉन इस्लामिक भी मिलेंगी, आपको साइकोलॉजिकल भी मिलेंगी, मेडिकल से रिलेटेड भी होगी, इकोनॉमिकल होगी और भी थ्रिलर्स भी हो सकती हैं। तो ये तमाम तर जो बुक्स होगी ये एक जगह इकट्ठी तो नहीं करके रखी जाएगी, तो इन्हें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट दी जाती है कि मेडिकल से रिलेटेड बुक्स जो होगी, जो टॉपिक होगी, जो रिसर्च होगी प्रीवियस साइंटिस्ट की, ठीक है, साइंटिस्ट की, तो उन्हें अल्फाबेटिकल कैसे अरेंज किया जाए और इसे किस कैबिनेट में रखा गया है, किस नंबर पर है, उसका कोड क्या है, उसका ऑथर कौन है, वो कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स ने उसे अवेल किया, जो अवेलिंग डेट थी और रिटर्निंग डेट थी, वो तमाम चीज़ें, और अगर कभी कुछ नुकसान हो गया तो उस पर कितना फाइन हुआ, तो ये तमाम डाटा मैनेजमेंट के सूरत में ही एक कंप्यूटर में असम्बल किया जाता है जी। इसके बाद अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी आप लोगों ने नोट किया हो कि ऑप्टिकल स्कैनर लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या करता है कि वो एक बार कोड रीडर होता है, जिस पर ब्लैक कलर की लाइन्स लगी होती है, ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर की लाइन्स लगी होती हैं और डिफरेंट थिकनेस होती है, ठीक है। तो वो जो ऑप्टिकल स्कैनर होगा वो उसे स्कैन करता है, वो एक रेड सा होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है, उसके ऊपर तेजी से ऑप्टिकल लाइट लेज़र बीम इसके ऊपर मूव करती है और यहाँ से कोड निकालती है, ठीक है। हर एक कोड एक खास किस्म के डाटा को स्टोर किया होता है। तो जब यहाँ से वो स्कैन किया हो रहा होता है, तो आपको किसी बेकरी में या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाती है, उनके मैन्युफैक्चरर्स कौन है ये भी पता चल जाता है, एक्सपायरी डेट पता चल जाती है, उसकी जो जनरल
जो उसकी प्राइस है वो आपको पता चल जाती है, उसके ऊपर सेल टैक्स का पता चल जाता है, उस प्रोडक्ट की मिकदार, मतलब आपके पास कितने पैकेट्स हैं या कितने आपके पास मटेरियल ऑलरेडी आपके स्टोर में मौजूद है। इस तरीके से कभी अगर आप किसी फार्मेसी जाएँ तो अगर आप उनको कहें कि मुझे पैराडोल दीजिएगा तो वो कहते हैं कि एक मिनट ज़रा चेक कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो सिस्टम में चेक करता है, वो चेक करता है, ठीक है, वो प्रॉपर पैराडोल टाइप करके चेक करता है कि आया कि उनके स्टॉक में वो मेडिसिन मौजूद है या नहीं है। तो डाटा मैनेजमेंट में ना सिर्फ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि जो भी प्रोडक्ट है उनकी मिकदार का भी हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, अगर 100 के 100 सेल हो चुकी हैं या 99 सेल हो चुकी हैं और कस्टमर कहते हैं मुझे 5 चाहिए, तो हम कहते हैं हमारे पास एक रह गई है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मिकदार में जो आपके पास मेडिसिन मिलती हैं उनको एक शख्स के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आमतौर पर ऑप्टिकल स्कैनर और क्यूआर कोड के जरिए, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर, ये भी खास किस्म का आजकल लेटेस्ट एक जो है ना कोड का एक तरीकाकार चला है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको तमाम का डाटा मिल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड चेक करें तो आईडी कार्ड के ऊपर बैक साइड पर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर डिफरेंट किस्म के पैचेस आपको नज़र आ रहे होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, दरमियान में अजीब सा डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है। तो बेटा ये भी आजकल एक जो है ना एक नया तरीका मुतारिफ किया गया है जिसमें आपका वो तमाम का डाटा आपको मिल जाता है। तो डिफरेंट ये जो आपके रिसर्च कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं या जो जॉब ऑफर्स करने वाले होते हैं वो क्यूआर कोड स्कैनर बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स क्या करते हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से, तो फ़ौरन उनके मोबाइल में उस कंपनी की तमाम तर डिटेल और अवेलेबल जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये भी बेटा आपको डाटा मैनेजमेंट का ही एक रोल नज़र आता है। आगे चलते हैं अब हम। अच्छा बेटा एक टॉपिक आ गया आपका, आ गया इंटरनेट। इंटरनेट वाला टॉपिक भी आपका सेल्फ रीडिंग वाला टॉपिक है। इंटरनेट क्या है? देखिए जब कंप्यूटर को एक ख़ास मकसद के लिए एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और फिर उसे एक सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए जिसके अंदर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि गूगल है, हॉटमेल है, इस तरीक़ाकार से अमेज़ॉन है और भी आपके पास मोज़िला है। तो ये तो आपके पास वो मतलब सर्च इंजन भी बन चुके हैं। तो बेसिक जो है वो आपके पास गूगल ही है जो कि प्रॉपर्ली डाटा को कलेक्ट करके और जितने भी यूज़र्स हैं जो सार्फिन हैं उनको वो रिक्वायर्ड डाटा प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर को एक ख़ास मकसद के लिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके एक हाई कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें तमाम का डाटा मौजूद है। तो कल को जब वो नीचे से कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा कि वो तमाम का डाटा सुपर कंप्यूटर से इसको डिलीवर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, आप उसका मीनिंग आप ढूंढना चाहते हैं, तो जैसे ही आप सर्च इंजन के ऊपर जाकर उसको टाइप करते हैं तो आपके पास एक जो है ना ब्राउजिंग पेज ओपन हो जाता है, उसमें डिफरेंट किस्म के आपको पता चल जाते हैं कि इस शख्स ने इसको ऐसे डिफाइन किया है, इस शख्स ने ऐसे डिफाइन किया है, विकीपीडिया में ऐसे है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास है ना जो रिसर्च है, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस वर्ड को ऐसे डिफाइन किया और मीनिंग आ जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज। तो इतना जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डाटा जो है वो डाटा मैनेजमेंट की सूरत में ही इंटरनेट सर्विसेज में ही आता है जी। तो ये जो इंटरनेट वाला टॉपिक है बेटा ये आपने तो पढ़ना है। तो इंटरनेट सर्विसेज कौन सी है? इंटरनेट सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, इसमें जो मेजर है वो है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग में क्या होता है, इट अलाउज अस टू व्यू द वेब पेजेस, मुख्तलिफ किस्म के वेब पेज को देखने के लिए। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ये डेट अनाउंस होने वाली है और आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे www.biselhrlahore.com, ये .pk जो भी है उसकी साइट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको टाइप करके फौरन सर्च करेंगे और आपके लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से तमाम तर बेसिक डाटा या इंफॉर्मेशन या वहाँ पर जो आपके पास जो अलर्ट्स हैं वो आप देख सकेंगे। ईमेल में क्या, अच्छा एक चीज़ में आप मज़ीद बता दूँ, वेब ब्राउजिंग के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के सर्च इंजन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गूगल क्रोम भी यूज़ करता हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स भी यूज़ करता हूँ, इस तरीके से ओपेरा भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा एडवांस है वो। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के सर्च इंजन हैं ये वेब ब्राउजिंग के लिए तमाम इंस्टीट्यूट्स के, ये तमाम टॉपिक से रिलेटेड
वेब पेज को प्रॉपरली अपने यूजर्स को शो करते हैं ताकि वो अपने जो है ना अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकें। जी, वेब ब्राउजिंग के अंदर वेब जो आपके पोर्टल्स हैं या आपके जो सर्च इंजन्स हैं, ठीक है, जिसे आप ब्राउजर्स भी कहते हैं, तो ये बेटा ये तमाम का टॉपिक आपको उसके अंदर क्लियर हो रहा है। बिल्कुल पेज के एंड पर लास्ट पर लिखा हुआ है ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? देखिए, आप अपने तमाम के डाटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी किस्म की जो डिटेल है आप कोई ख़ास किस्म के सिग्नल में कन्वर्ट करके किसी भी ट्रांसमिशन चैनल के जरिए एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दे अलाउ अस टू सेंड, रिसीव टेक्स्ट एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पहले वक्त में ऐसा नहीं होता था, जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि डाटा सेंडिंग और रिसीविंग का एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता था, लेकिन जैसे ही ये लेटेस्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस हुए, इंटरनेट का को तारीफ करवाया गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ये जो टाइम जो था, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। आप चंद सेकंडों में ही आप ईमेल एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं और वहाँ से रिप्लाई भी आपको चंद सेकंडों में रिटर्न में आ जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ईमेल के फ़ायदे ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म का डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, बहुत वर्सटाइल है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके अलावा ये ईजी टू यूज़, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक जनरल बेसिक अकाउंट या साइन अप का पता हो, ठीक है, आपको प्रॉपर एक जीमेल पर या हॉटमेल पर या आउटलुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका एक प्रॉपर अकाउंट बना हो, तो आप क्या कर सकेंगे, आप इजीली ईमेल कर सकेंगे। इसके अलावा वेब ब्राउजिंग और ईमेल इंटरनेट सर्विसेज के अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आप यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अपना डाटा भेज सकते हैं, वहाँ से रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही जो इंटरटेनिंग जो है ना, ये आपके पास एक सर्विसेज आ जाती है। मज़ीद इंटरनेट जो सर्विसेज हैं ईमेल में या वेब ब्राउजिंग में आ जाते हैं। आपका यूट्यूब का यूज़ आ गया, ठीक है, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये है कि ईमेल के अंदर जो है ना, आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी, आपके फील्ड भी आ जाती है। फील्ड बेटा यही वाली है, ठीक है, तो फील्ड वैसी लिखी नहीं है जैसे आपके बुक में मौजूद है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिस्क ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिस्क है हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में। हमने अब तक ये पढ़ा कि ये चीज़ फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है, लेकिन अब जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। उसमें ये है कि फ़ायदे तो पूछेगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने इसके अंदर अच्छाई भी डाली है, बुराई भी डाली है, तो अब इसकी बुराइयाँ क्या हैं? अब हमें इतने ज़्यादा मॉडर्न होने की वजह से, जो हमारी इतने ज़्यादा इन्वेंशंस की वजह से हम इस तमाम टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कौन कौन सी है, उसके ऊपर कौन कौन से हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे। तो लास्ट जो लेक्चर होगा वो रिस्क ऑफ आईसीटी होगा, ठीक है। मज़ीद में इंटरनेट और इंटरनेट सर्विसेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मैं दोबारा लास्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा ये तमाम वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, तो आप उनको गौर से सुने, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा सुनने के बाद बस आप अपने वीडियो को बंद कर दें, ठीक है। अपनी एक हैबिट बनाएं जिसमें आप वीडियो लेक्चर लेने के बाद आप तमाम चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएँ। कहीं कुछ समझ नहीं आती, वीडियो स्टॉप करके पॉइंट करके दोबारा आप सुनने बैठें, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। बाकी ख़ास तौर पर जिन टॉपिक का रीडिंग करने के लिए कहा है मैंने, प्लीज़ उन तमाम टॉपिक की रीडिंग लाजमी कीजिएगा। आपने परेशान नहीं होना। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो लेक्चर के अंदर सिचुएशन कुछ और होती है, फेस टू फेस कुछ और होती है। तो जैसे हम स्कूल हम आएंगे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जब भी अल्लाह को ठीक है दुआ करेंगे जल्दी मामला ठीक हो जाए, तो उस सूरत में ये होगा कि हमारे पास सिलेबस कुछ कम होगा, ठीक है। तो हम साथ साथ इन चैप्टर्स को भी कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मैं आपको काम देता रहूँगा। और ये तमाम लेक्चर ऑलरेडी आपके चैनल पर मौजूद होंगे, तो साथ साथ आपको हर स्टूडेंट